हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटर। आई होप यू आर डूइंग वेल गाइस। आज की इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे 20th ऑफ जून को हुए फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम का। और आज की इस वीडियो में मैंने उन क्वेश्चंस को, उन टॉपिक को डाल दिया है जो स्टूडेंट्स ने मुझे कन्वे करें। अगर आपका आज एग्जाम था तो आप कमेंट करके बता सकते हो कि और किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। इससे पहले हम आगे बढ़े, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको यूजीसी नेट से रिलेटेड, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड पीएचडी से रिलेटेड सभी तरह के ऑथेंटिक अपडेट मिलते रहें। गाइस, जो ओवरऑल पेपर का लेवल था दैट वाज इजी टू मॉडरेट। कुछ क्वेश्चन जो थे वो इजी थे, कुछ क्वेश्चन मॉडरेट लेवल के थे, तो मिला जुला जो था आपका पेपर देखने को मिला है। आगे बढ़ते हैं गाइस। क्वेश्चन पूछा हुआ था इफेक्टिव टीचिंग के ऊपर। इफेक्टिव टीचिंग और इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन, इस तरह के जो टॉपिक हैं इनको आपको अच्छे से कवर कर लेना है, बिकॉज ये आपके प्रोफेशन से रिलेटेड है, टीचिंग से रिलेटेड है। इसके ऊपर रिलेटेड, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते रहते हैं। सीएफसी एंड एचएफसी के ऊपर गाइस क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो सीएफसी की फुल फॉर्म क्या होती है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। एंड एचएफसी की फुल फॉर्म होती है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स। और ये जो दोनों गैसें हैं, दोनों ही गैसेस का यूज़ किया जाता है फ्रिज में ठंडा करने के लिए, मतलब चीज़ों को ठंडा करने के लिए एयर कंडीशनिंग में यूज़ किया जाता है। सीएफसी जो है एयर कंडीशनिंग गैसेस है, वर फर्स्ट यूज्ड इन 1930s एंड क्विकली रिप्लेस्ड प्रीवियसली एयर कंडीशनिंग गैसेस। इससे सीएफसी यूज़ करने से पहले जो गैसें यूज़ की जा रही थी एयर कंडीशनिंग के लिए, उनको रिप्लेस कर दिया सीएफसी ने। और क्यों रिप्लेस किया? ड्यू टू देयर लो कॉस्ट। इसकी जो कॉस्ट है सीएफसी की काफ़ी कम आती है, मैन्युफैक्चरिंग जो कॉस्ट है, और जो कंपनियां डालती तो उनको काफ़ी कम खर्चे में जो है काम चल जाता है। एंड एफिशिएंसी भी काफ़ी अच्छी रहती है इसकी ठंडा करने में। However, it was later discovered that CFC have negative impact on ozone layer। बाद में पता चला कि CFC का तो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो इस चीज़ को ध्यान में रख करके ड्यू टू देयर एबिलिटी टू ब्रेक डाउन ओजोन मॉलिक्यूल्स, ओजोन मॉलिक्यूल्स को ही ब्रेक डाउन कर दी थी, जिसकी वजह से ओजोन लेयर जो है उसमें नुकसान हो रहा था। सो CFC हैव आल्सो बीन रिकॉग्नाइज्ड एज वेरी इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैसेज। तो ये एक ग्रीन हाउस गैसेज के अंदर भी जो है इसको आइडेंटिफाई किया गया, जिसकी वजह से हीट जो है बढ़ रही है पृथ्वी के ऊपर। तो हुआ क्या? बिकॉज ऑफ दिस कंसर्न द यूज ऑफ CFC वाज बैन्ड इन मैनी कंट्रीज इन द 1990s अंडर द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, और जो कन्वेंशन हुआ था ऑन द सब्सटेंसेस दैट डिप्लीट ओजोन लेयर। तो आपको याद होगा जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था जो कि ओजोन लेयर से रिलेटेड था, तो उसमें बोला गया था कि ओजोन लेयर को हमें बचाना है और इसकी वजह से जितनी भी चीज़ें जो भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं उनको हमें बंद करना है, उनका यूज़ कम से कम करना है। तो इस वजह से ओजोन लेयर को बचाने के लिए सीएफसी का जो है यूज़ काफ़ी कंट्री ने बैन कर दिया 1990s के स्टार्टिंग में ही। देन उसके बाद जो है सीएफसी बैन हो गई, तो हमें कुछ ना कुछ तो चाहिए था एयर कंडीशनिंग के लिए, ठंडा करने के लिए, कूलर सॉरी फ्रिज के लिए, या फिर हमें एयर एसी में। तो सीएफसी को हटा करके एचएफसी यूज किया जाने लगा, दैट इज हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। एयर कंडीशनिंग गैस है ये भी, बट देन यूज टू रिप्लेस सीएफसी। इसने सीएफसी को रिप्लेस कर दिया इन एयर कंडीशनिंग सिस्टम। एचएफसी आर कंसिडर्ड मोर environmentally friendly than CFC because they do not contribute to the degradation of the ozone layer। तो ओजोन लेयर का नुकसान तो नहीं पहुंचाती है HFC, लेकिन HFC इतनी अच्छी भी नहीं है। क्यों? HFC have also been recognized as very important green house gas। इसकी वजह से ग्रीन हाउस जो इफेक्ट है वो क्रिएट हो रहा था, मतलब जो ग्लोब हमारा है वो गर्म हो रहा था। अब गर्म क्यों होता है ग्लोब? बिकॉज देखो होता क्या है कि जब पृथ्वी है इसके ऊपर जो सूर्य की किरणें पड़ती हैं वो तो अंदर तो आ जाती हैं, लेकिन अगर वो सूर्य की किरणें बाहर नहीं जा पाई तो फिर वो जो ग्लोब है हमारा गर्म हो जाएगा, पृथ्वी गर्म हो जाएगी। तो कुछ गैसें होती हैं जो कि ट्रैप कर लेती हैं कि सूरज की जो रोशनी वो अंदर तो आ जाए लेकिन बाहर ना जा पाए। तो उसमें HFC भी एक गैस है जो कि ग्रीन हाउस गैस का जो इफेक्ट है वो डालती है। तो इस वजह से HFC को भी बैन कर दिया गया, मतलब काफ़ी कंट्री ने इसका यूज़ करना कम कर दिया। सो HFC रिकॉग्नाइज्ड एज वेरी इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैस। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस कंसर्न मैनी कंट्रीज हैव अडॉप्टेड मेजर्स टू रिड्यूस द यूज ऑफ HFCs इन एयर कंडीशनिंग सिस्टम। तो काफ़ी सारी कंट्री ने HFC का जो यूज़ है वो कम कर दिया। यहाँ तक समझ में आ गया? कोई डाउट तो नहीं है? यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो रही हैं आपको? चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हाइड्रोकार्बन एयर कंडीशनिंग गैसेस का यूज़ जो है वो अब किया जाता है। इसका मतलब हो गया HAC। ये जो गैसें वो आज के टाइम पे यूज़ की जा रही है, सच एज प्रोपेन हो गया R290 एंड आइसोब्यूटेन हो गया R600A, विच मेकअप नेचुरल रेफ्रिजरेंट ड्यूराकूल एंड मल्टीकूल है बिकम ए पॉपुलर अल्टरनेट टू CFC एंड HFC। तो ये जो इन दोनों गैसेस का जो रिप्लेसमेंट है वो अब ये है। तो अब ये जो है यूज़ कर रही हैं कंपनियां। तो आई होप आपको चीज़ें यहाँ तक समझ में आ गई हैं, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई हैं। जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे यहाँ पढ़ लें इस वाली स्लाइड में पॉज करके वीडियो को, ताकि समझ में आ जाए, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा क्वेश्चन पूछा हुआ था लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च के ऊपर। सो लॉन्गिट्यूडनल स्टडी क्या होती है? इट इज ए रिसर्च रिपीटेडली एग्जामिन द सेम इंडिविजुअल टू डिटेक्ट एनी चेंजेस दैट माइट अकर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। होता क्या है इसकी, सपोज करो अगर आप किसी चीज़ पे स्टडी कर रहे हो तो आज वो चीज़ कुछ अलग है, एक साल बाद वो चीज़ कुछ अलग हो जाएगी, मतलब कुछ ना कुछ तो चेंजेस आते हैं ना उसमें, फिर उसके एक साल बाद कुछ और चेंजेस आ जाएंगे। तो इसी को आप जब रिसर्च करोगे कि क्या चेंजेस आ रहे हैं, इसी को हम लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च कहते हैं। नाम से पता चल रहा है कि लंबी जो चलती है रिसर्च,
जो कि ऑब्जर्वेशन की जाती है कि भाई क्या चेंजेस आ रहे हैं, है ना। सो लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज आर टाइप ऑफ कोरिलेशनल रिसर्च इन विच रिसर्चर्स ऑब्जर्व एंड कलेक्ट डेटा ऑन अ नंबर ऑफ वेरिएबल्स विदाउट ट्राइंग टू इन्फ्लुएंस दोज वेरिएबल। तो वेरिएबल को आपको कोई इन्फ्लुएंस नहीं करना, बस उसमें चेंजेस देखना कि क्या चेंजेस आ रहे हैं, उनको नोट डाउन करते रहो और उसके बाद आप अपने रिजल्ट ड्रॉ कर दो कि क्या किस तरीके जो चेंजेस है वो देखने को मिल रहे हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर गाइस क्वेश्चन पूछा हुआ था। डेटा इंटरप्रिटेशन जो था वो एम्प्लॉयज डिटेल्स गिवन थी, परसेंटेज बेस्ड हो गया था, इजी था। आरसीबी बता रहे थे स्टूडेंट्स, इजी था, जीडीपी रिलेटेड था तो इजीली बन गया था, कुछ ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को फेस नहीं करनी पड़ी। नालंदा यूनिवर्सिटी के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो गाइस देखिए जितनी भी एंशियंट यूनिवर्सिटीज हैं, 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट एंशियंट यूनिवर्सिटीज की मैंने पीडीएफ आप सभी को अवेलेबल करवाई थी और इस पीडीएफ में मैंने कंप्लीट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इन यूनिवर्सिटीज को एक्सप्लेन किया हुआ है कि कौन सी यूनिवर्सिटी कब स्टैब्लिश हुई, कहाँ पर है, कौन सी टीचर यहाँ पर पढ़ाते थे, किस चीज़ के लिए फेमस है, सारी चीज़ें मैंने उसमें मेंशन करी हुई हैं। तो ये जो पीडीएफ है एक तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, और अगर यहाँ नहीं मिली आपको, इसमें ना मिले तो आप यूजीसी नेट मेंटोर जिस नाम से हमारा चैनल है, इसी नाम से हमारी एंड्रॉइड ऐप है, तो गूगल प्ले स्टोर से आप सर्च करना यूजीसी नेट मेंटोर गूगल प्ले स्टोर में जा करके और ऐप इंस्टॉल कर लेना। जब आप ऐप इंस्टॉल करेंगे वहीं पर आप देखेंगे होम पेज पर आपको स्टडी मटेरियल का एक ऑप्शन दिखेगा, उसी स्टडी मटेरियल पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी ये वाली। तो इस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर लीजिए और फटाफट से अपने ये जो यूनिवर्सिटीज है उनको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, ठीक है। मास कम्युनिकेशन के ऊपर क्वेश्चन था, क्लिक जैकिंग के ऊपर क्वेश्चन था। गाइस क्लिक जैकिंग क्या होती है? आज के टाइम पर क्लिक जैकिंग बहुत ही नॉर्मल हो गई है। अब आप सभी लोग क्लिक जैकिंग को फेस करते हो डेली बेसिस पे। मैं आपको समझाता हूँ क्या होती है। Click jacking is an attack that fools user into thinking they are clicking on one thing when they are actually clicking on another। होता क्या है कि जब आप किसी वेबसाइट पे जाते हो, कोई सब कुछ आप गाना कोई सॉन्ग डाउनलोड कर रहे हो, कोई मूवी डाउनलोड कर रहे हो, तो उसका लिंक गिवन होता है, नीचे डाउनलोड का बटन गिवन होता है। जब आप डाउनलोड के बटन पे क्लिक करते हो आपको लगता है मूवी डाउनलोड हो जाएगी, बट मूवी डाउनलोड नहीं होती है, कोई अलग ही वेब पेज खुल जाता है, कुछ अलग ही तरीके की चीजें आपको दिखने लग जाती हैं। तो इसी को बोलते हैं हम लोग क्लिक जैकिंग। क्लिक जैकिंग का मतलब होता है कि आपको लगता है कि आप अपने अकॉर्डिंग सही कर रहे हो लेकिन वो आपके अकॉर्डिंग गलत हो जाता है। इसको हम यूजर इंटरफेस रीड्रेसिंग कहते हैं। जैसे आपने कपड़े पहना दिए, जैसे एक विंडो है, ठीक है, विंडो के ऊपर आप एक पर्दा डाल दो, कर्टन डाल दो, ठीक है, तो वो क्या है, आपने उसको ड्रेसिंग कर दी। अब आपको तो पर्दा नजर आ रहा है लेकिन पीछे की विंडो है, ठीक है, तो वो ये वाली बात हो जाती है। मैं इसको सिंपल भाषा में ऐसे समझा सकता हूँ। आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्लिक जैकिंग क्या होता है। बाकी आप लोग सभी लोग अवेयर हो क्योंकि आप सभी लोग कभी ना कभी सॉन्ग डाउनलोड करने तो वेबसाइट पे गए होगे, किसी न किसी वेबसाइट पे, या मूवी डाउनलोड करने गए होगे। अगर करा है आपने ऐसे, आपने कभी एक्सपीरियंस किया है तो कमेंट में यस लिख दो फटाफट से, अभी कमेंट कर दो जल्दी से, पता चले भाई कितने बच्चों ने इन चीज़ों को एक्सपीरियंस किया है। इसके अलावा वेस्टर्न लॉजिक पे क्वेश्चन पूछा हुआ था गाइज। इसके अलावा कम्युनिकेशन मॉडल्स पे क्वेश्चन था, एमएस एक्सेल पे क्वेश्चन पूछा हुआ था। मैंने एमएस एक्सेल की जो कंप्लीट क्लास है हमारे क्रैश कोर्स में मैंने कवर करी हुई, जिसमें मैंने बेसिक्स बताए हुए हैं, कुछ फॉर्मूला भी एक्सप्लेन करे हुए हैं। तो ये जो क्लास अगर आप लोगों ने देखी तो डेफिनेटली आप आंसर करके आ पाए होंगे, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है ये वाला जो टॉपिक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लो। कंप्यूटर मेमोरी से रिलेटेड क्वेश्चन बन रहे हैं गाइस, प्राइमरी मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी अच्छे से पढ़ लीजिए आप लोग। पायरोलिसिस पे क्वेश्चन था। अभी पायरोलिसिस क्या होता है? पायरोलिसिस इज द हीटिंग ऑफ एन ऑर्गेनिक मटेरियल। एक ऑर्गेनिक मटेरियल को हीट करना, सच एज बायोमास, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एब्सेंस ऑक्सीजन नहीं होनी चाहिए ऐसी जगह पे उसको हीट करना है। बायोमास पायरोलिसिस इज यूजुअली कंडक्टेड एट और अबव 500 डिग्री सेल्सियस। 500 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा उसको हीट करना है, प्रोवाइडिंग इनफ हीट टू डीकंस्ट्रक्ट द स्ट्रॉन्ग बायोपॉलीमर्स। तो इतना ज़्यादा उसको हीट कर दो कि वो डीकंस्ट्रक्ट हो जाए, मतलब टूट जाए, विखंडित, हिंदी में क्या बोलेंगे, विखंडित हो जाए, है ना, टूट जाए। तो इस प्रोसेस को जो है हम लोग बोलते हैं पायरोलिसिस। इससे रिलेटेड क्वेश्चन था। प्लेजरिज्म के ऊपर गाइस बार बार क्वेश्चन बन रहा है। यूजीसी ने एक एक्ट बनाया था 2018 में। 2018 में प्लेजरिज्म एक्ट बना था, जिसमें बोला गया था कि 4 लेवल होंगे प्लेजरिज्म के। 0 लेवल होगा अप टू 0 to 10% सिमिलैरिटीज। अगर आप किसी रिसर्च के काम को 10% तक कॉपी करते हो तो वो कर सकते हो, भी अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं है। लेवल 1 में 10 से 40% है, लेवल 2 में 40 से 60% है, और लेवल 3 में 60% से ज़्यादा है। तीनों ही केसेस में आपका जो रिसर्च वर्क है वो एक्सेप्ट नहीं किया जाता, आपको मना कर दिया जाता है, आपको दोबारा से रिसर्च करनी पड़ती है। तो ये चीज़ जो है आपको समझनी है। प्रॉफिट लॉस पे क्वेश्चन था गाइस, एनईपी 2020 पे क्वेश्चन था। हंटर कमीशन पे गाइस अगेन क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो मैंने आपको बताया था कि जो स्टार्टिंग के 5 कमीशन अच्छे से प्रिपेयर कर लो। वैसे मैं बता दूं अपने क्रैश कोर्स में मैंने इन सभी कमीशन को अच्छे से कवर किया हुआ है, अगर आप चाहो तो क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। और मैंने इनफैक्ट इनको क्या कंप्लीट चीज़ों को कवर किया हुआ, जो भी आपके सिलेबस में मेंशन है, जो भी एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें आपको पढ़ानी चाहिए, मैंने सारी चीज़ें आपके क्रैश कोर्स में कवर करवाई हुई हैं। इसके अलावा वैल्यू एजुकेशन के ऊपर गाइस क्वेश्चन पूछा हुआ था। ग्रीन हाउस गैसेस के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती हैं? ऑल्सो नॉन एज GHG आर गैसेज इन द अर्थ एटमोस्फेयर दैट ट्रैप हीट। जो हीट को ट्रैप कर लेती, बाहर निकलने नहीं देती, जिसकी वजह से हमारी पृथ्वी गर्म हो जाती है, इसी को हम ग्रीन हाउस गैसेज के नाम से जानते हैं। द मेन ग्रीन हाउस गैसेज हुज कॉन्सेंट्रेशन आर राइजिंग
आर कार्बन डाइऑक्साइड, इस टाइम पर ये है मीथेन हो गई, आपकी नाइट्रस ऑक्साइड हो गई, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन आ गई, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन हो गई। इसके अलावा ओजोन हो गई जो कि लोअर एटमॉस्फेयर में पाई जाती है। ओजोन भी दो तरह की होती है ना, एक होती है जो पृथ्वी के नीचे पाई जाती है सतह के ऊपर, और एक होती है जो आसमान में पाई जाती है स्ट्रेटोस्फेयर में, जो सेकंड लेयर होती है। तो जो सेकंड लेयर में होती है वो तो अच्छी होती है, वो तो हमें अल्ट्रावायलेट रेस से बचाती है, और जो पृथ्वी की क्रस्ट में पाई जाती है वो खराब होती है, वो हम आपके एक तरीके से नुकसान पहुंचाती है, ग्रीन हाउस गैसेस का जो इफेक्ट है वो क्रिएट करती है। तो ये कुछ मेन गैसेज हैं गाइस, इनको अच्छे से आपको याद रख लेना है कि भाई कौन कौन सी गैसेज हैं। सिंपल इंटरेस्ट पे क्वेश्चन था, अल्फाबेट सीरीज पे क्वेश्चन पूछे हुए थे, 2 क्वेश्चन थे, इंडक्टिव डिडक्टिव रीजनिंग पे क्वेश्चन पूछे हुए थे, इसके अलावा 2 क्वेश्चन पूछे हुए थे पॉलिसीज के ऊपर। अब ये जो पॉलिसीज है अगेन काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं बता दूं पॉलिसीज का जो ये जो टॉपिक है पार्ट 1 पार्ट 2 करके मैंने क्लास नंबर 14 क्लास नंबर 15 में कवर किया हुआ है, और ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज है मैंने इसके अंदर कवर किया हुआ है। और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज इसका लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, बिकॉज इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज काफी इंपॉर्टेंट है, जिनके एग्जाम अभी होने बाकी हैं। आप लोग इन क्लासेस को देख लो, डेफिनेटली टॉपिक आपका अच्छे से कवर हो जाएगा। इसके अलावा इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेशन, इसके ऊपर गाइस क्वेश्चन पूछा हुआ था, ESP कहते हैं इसको हम शॉर्ट में। इट इज डिफाइंड एज ए फिल्ट्रेशन डिवाइस दैट यूज्ड टू रिमूव फाइन पार्टिकल्स लाइक स्मोक एंड फाइन डस्ट फ्रॉम द फ्लोइंग गैस। जो गैसेस क्रिएट होती हैं, जो कंपनियों में बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं, जो जैसे जैसे लोहे के पाइप बना रहे हैं या प्लास्टिक के पाइप बना रहे हैं, तो यहाँ से गैसें निकलती हैं। अब इन गैसेज में ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, हमारे इन्वायरमेंट में ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट ना करें ऐसी गैसें, इसलिए इस यहाँ पर ESP किया जाता है इनका। अब ESP क्या होता है? इट इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड डिवाइस फॉर एयर पॉल्यूशन कंट्रोल। याद रखना, एयर पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए इसको यूज किया जाता है। दे आर यूज्ड इन इंडस्ट्रीज लाइक स्टील प्लांट हो गया, थर्मल एनर्जी प्लांट हो गया। तो यहाँ पर जो है इस तरह के डिवाइसेस लगाए जाते हैं जिससे कि एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल किया जा सके। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही हैं। ये आपको डायग्राम में दिख रहा होगा। तो यहाँ पे इस तरह के फिल्टर लगे होते हैं, जब गैस यहाँ से पास होती है तो यहाँ पे जो हानिकारक तत्व हैं, जो हानिकारक चीजें वो रुक जाती हैं, और फिर यहाँ से गैस जो है पास हो जाती है। तो इस तरह के जो डिवाइसेज हैं, देखो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये एयर पॉल्यूशन से रिलेटेड आपका क्वेश्चन था। तो ये जो प्रोसेस है आपको याद रखना है, बिकॉज ये काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम के पर्पज से है ना। अब देखो गाइस, आपका एग्जाम जैसा भी गया कोई बात नहीं, चला गया, आप तो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन अगर आप दिसंबर वाले एग्जाम को टारगेट करो तो ज्यादा गैप मत करो, आप 6 मंथ का क्रैश कोर्स ज्वाइन करो और अभी से पढ़ना स्टार्ट करो स्टार्टिंग से। आप जब 6 महीने दोगे डेडिकेटेड तरीके से, तो आपका थ्योरी पार्ट अच्छे से कवर हो पाएगा, प्लस आप इसको मल्टीपल टाइम 2 से 3 बार रिवाइज कर पाओगे, प्लस प्रैक्टिस कर पाओगे मॉक टेस्ट एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इतना करने में आपको मिनिमम 6 महीने लग जाएंगे। तो आप गैप मत करो, आप 1-2 दिन का गैप करके आप स्टडी स्टार्ट कर लो। क्रैश कोर्स जो हमने दिसंबर के लिए स्टार्ट कर दिया है, तो आप चाहो तो दिसंबर वाले एग्जाम की तैयारी हमसे कर सकते हो। यहाँ पे कंप्लीटली एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम आपको चीजें कवर करवाएंगे, जो कि दिसंबर एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं हम लोग। पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट एंड पोल साइंस की तैयारी हम आपको यहाँ पे करवा रहे हैं। कोर्स को करने के लिए गूगल प्ले स्टोर से आपको सिंपली UGC NET मेंटर ऐप इंस्टॉल करनी है। अगर आप iOS यूजर हो तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। सो गाइस, फटाफट से इस ऐप को इंस्टॉल करिए। यहाँ पे आपको कंप्लीट थियोरी लेक्चर्स मिलेंगे, जो कि ऑल 10 यूनिट्स की थियोरी लेक्चर्स होंगे अकॉर्डिंग टू सिलेबस। इसके अलावा 100 मॉक टेस्ट मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए, और इसके अलावा आपको PDF नोट्स मिलेंगे जिनको डाउनलोड करके आप मल्टीपल टाइम रिवीजन कर सकते हो। सो फटाफट से ऐप इंस्टॉल करके अपनी एग्जाम टारगेट बेस्ड प्रिपरेशन स्टार्ट कर लीजिए। इस वीडियो में इतना गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग UGC NET मेंटर। थैंक यू सो मच।